मूवी की शुरुआत में हम हमारी मेन लीड को देखते हैं जहाँ पर उसे उसकी फ्रेंड्स बुली कर रहे होते हैं और उसे होमवर्क करने को देते हैं, जहाँ पर उसकी एक फ्रेंड उसके सर पर हाथ रखकर बोलती है कि तुम तो कितनी अच्छी हो। तो उसकी दूसरी फ्रेंड उसे बोलने लगती है कि इस पर ज़्यादा दया खाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी मेन लीड को गुस्सा आता है। हमारी मेन लीड का नाम होता है रैन। इसके बाद में हम एक घर देखते हैं जिसके अंदर रैन जा रही होती है और जैसे ही वो अपनी मॉम को देखती है उसकी मॉम को अचानक से हार्ट अटैक आने लगता है और वो नीचे गिर जाती है। इन सब के बाद रैन उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि अभी तो तुम्हारी मॉम बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके वापस से हार्ट स्ट्रोक आने के चांस बहुत ज़्यादा है। तो रैंडन उन्हें बोलने लगती है कि प्लीज़ आप उन्हें कैसे भी बचा लीजिए। तो फिर डॉक्टर बोलते हैं कि उनकी ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी जिसका प्राइस है 1 लाख रुपीज़। जहाँ पे रैंडन सोचने लगती है कि 1 लाख रुपीज़ मैं कहाँ से जमा कर पाऊँगी। मेरे खुद के पास 2 जॉब्स है और वही पैसे पूरे नहीं होते मेरी स्टडीज़ के लिए, और बाकी के पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। इसके बाद में हम रैन की वही फ्रेंड को उसके घर पर देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ बात कर रही होती है। यहाँ पर जाओ के डैड से बोलने लगते हैं कि हम तुम्हारी शादी मिस्टर लू के फैमिली में करवा रहे हैं। तो फिर जाओ थोड़ी सी खुश होती है, लेकिन फिर उसके आगे उसके डैड उसे बताने लगते हैं कि 3 साल से मिस्टर लू अपने बेड पर ही लेटे हुए हैं, यानी कि वो 3 साल से कोमा में है और अभी तक उठे नहीं हैं। तो जाओ को गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगती है कि मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकती हूँ। जहाँ पर उसके डैड से बोलने लगते हैं कि हमारे न्यू प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। और शाओ यहाँ पर चिड़चिड़ा कर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर उसके मॉम डैड तो उसे ही समझा रहे होते हैं। इतने में ही वहाँ पर रैन आ जाती है जहाँ पर वो बोलने लगती है कि मुझे आप सबसे एक हेल्प चाहिए। तो उसके डैड उसे बोलते हैं कि हाँ तुम बेफिक्र होके बोल सकती हो। तो फिर रैन बोलती है कि असल में मेरी मॉम बीमार है और मैं जॉब भी कर रही हूँ, लेकिन वो सारे पैसे मेरी मॉम को ठीक करने के लिए इनफ नहीं है, इसलिए मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है और उनकी अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ेगी जिसके लिए मुझे 1 लाख रुपीज़ चाहिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो सारे पैसे मैं आपको वापस लौटा दूँगी और सारे घर के काम भी करूँगी। जहाँ पर उसके डैड सोचने लगते हैं, लेकिन बोलते हैं कि इससे मेरा क्या फ़ायदा। तो रैंडन बोलने लगती है कि आप जो बोलोगे मैं वो सारी चीज़ें करने के लिए रेडी हूँ। तो फिर रैंडन के पापा उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हें मिस्टर लू के फैमिली में शादी करनी होगी। जहाँ पर रैंडन शॉक हो जाती है और बोलने लगती है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं तो अभी स्कूल जाती हूँ, मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँगी। तो फिर उसकी मॉम बोलने लगती है कि देख लो, हमने तो तुम्हें ऑफ़र किया है, ऑफ़र को ठुकराने वाली तो तुम हो, बाद में बोलना नहीं कि हमने तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश नहीं की। जहाँ पर रैंडन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उन्हें हाँ बोल देती है। इसके बाद में रैंडन नेक्स्ट डे वेडिंग ड्रेस में होती है जहाँ पर वो जाओ की फैमिली से बात कर रही होती है। वहाँ पर जाओ की मामू से बोलने लगती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम रैंडन नहीं जाओ का रूप लेके जा रही हो, तो हमारा भांडा मत फोड़ देना। तो जाओ के पापा उसे कहते हैं कि अच्छे से एक्टिंग करना। इसके बाद में एक बहुत लग्जरियस कार रैंडन को लेने के लिए आती है और उसमें से एक बॉडीगार्ड निकलकर रैंडन को कार में बैठने के लिए बोलता है और फिर बाद में रैंडन उसके घर पर पहुंच जाती है, यानी कि मिस्टर लू के घर पर, जहां पर वो घर में घूमने लगती है और घर को देख के बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हो जाती है क्योंकि वो घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है। यहाँ पर रैंडन एक रूम के अंदर चली जाती है जिस बेड पर मिस्टर लू लेटे हुए रहते हैं। तो वो बोलने लगती है कि क्या तुम वही हो, लू फैमिली के सबसे बड़े बेटे? मुझे तो लगता है कि वो तुम ही हो। तुम तो हैंडसम भी दिखते हो, भले तुम अपने बेड पर हो, लेकिन तुम्हारी फेस अभी भी बहुत ग्लोइंग है। रैंडन लू से बात ही कर रही होती है, इतने में वहाँ पर लू की मॉम आ जाती है।
तो फिर रैंडन उसे पूछने लगती है कि मैं आपको कैसे एड्रेस करूं, यानी कि आप आखिर है कौन और आपका नाम क्या है। तो वो बोलने लगती है कि तुम मुझे मॉम बुलाओ, मैं लू की मॉम हूँ। जहाँ पर रैंडन उनसे पूछने लगती है तो फिर मिस्टर लू की मॉम उसे बताती है कि 3 साल पहले मिस्टर लू का एक कार एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पर उन्हें एक बहुत गहरी चोट लगी थी, जिस वजह से वो अभी तक उठ नहीं पाए हैं। इसके बाद में उसकी मॉम उसे एक ब्लैक कार्ड देती है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं और कहती है कि तुम इन्हें जैसे चाहो वैसे स्पेंड कर सकती हो। लेकिन रैंडन वो लेने से मना कर देती है और बोलती है कि मैं ये नहीं ले सकती। तो उसकी मॉम बोलने लगती है कि तुम्हें ये तो लेना ही होगा, क्योंकि तुम अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करके मेरे बेटे से शादी कर रही हो, तो तुम इतनी खुशी तो डिज़र्व ही करती हो। इसी के साथ साथ उसकी मॉम उसे एक बॉक्स भी देती है और कहने लगती है कि ये पीढ़ी बाय पीढ़ी हम अपने आगे वाले जीवन को देते जाते हैं और ये हमारे पूर्वजों का रिवाज है, तो मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है और रैंडन बैठकर वो बॉक्स ओपन करती है जिसमें से एक बहुत खूबसूरत ग्रीन कलर का ब्रेसलेट निकलता है। इसके बाद में नेक्स्ट डे जब रैंडन अपने स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे बुली करना शुरू कर देती है और बोलने लगती है कि ज़रा इसे तो देखो, स्कूल में होने के बाद भी, इतनी छोटी होने के बाद भी किसी बुढ़े आदमी से शादी कर रही है और इसके कपड़े तो देखो कितने ब्रांडेड है, लगता है इसके बुढ़े आदमी ने इस पर बहुत खर्चा किया है। जहाँ पर रैंडन अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ बीच में ही बोल पड़ती है और उसे चुप करा देती है। जब रैंडन घर पर जाती है तो फिर वो एक बकेट में पानी लेकर आती है और मिस्टर लू को बोलने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं धीरे धीरे तुम्हारे कपड़े निकालूंगी। आहा, मेरा मतलब ये है कि मैं धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी वॉश करूँगी ताकि तुम्हें फ्रेश फील हो पाए। इसके बाद में रैंडन मिस्टर लू को उठाती है, लेकिन मिस्टर लू तो अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। जहाँ पर रैंडन को याद आता है कि अभी वो बेहोशी हालत में है तो वो स्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो रैंडन धीरे धीरे उनका शर्ट का बटन खोलने लगती है और बोलने लगती है कि अभी भी तुम्हारी बॉडी कितनी फिट है और तुम कितने चार्मिंग लग रहे हो। फिर रैंडन उसकी सेवा करते करते, बात करते करते वहाँ पर सोने लग जाती है और इतने में ही हम मिस्टर लू का एक फिंगर हिलता हुआ दिखते हैं। नेक्स्ट सीन में जाओ अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई होती है, जहाँ पर जाओ के डैड बोल रहे होते हैं कि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं रैंडन कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। जहाँ पर जाओ से बोलने लगती है कि डैड आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उसे समझा दिया है, अगर उसने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैंने उसे उसकी मॉम की धमकी दे रखी है, जहाँ पे उसकी मॉम भी उसका साथ देती है। उसी रात को जब रैंडन मिस्टर लू के साथ बात कर रही होती है तो उसकी मदर इन लॉ वहाँ पर आ जाती है और उसे ज्वेलरी के बॉक्स देती है। रैंडन वो लेने से मना कर देती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो फिर उसकी मदर इन लॉ बोलने लगती है कि तुम मिस्टर लू की फैमिली की एक वाइफ हो और इतना तो तुम्हारा हक बनता ही है और तुम ये सारी चीज़ों को ना नहीं बोल सकती क्योंकि ये तुम्हारा हक ही है। इसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। रैंडन जब नेक्स्ट डे उठती है तो उसे बेड पर मिस्टर लू नहीं दिखाई देते, तो फिर वो बाहर जाकर मेड से पूछने लगती है। तो मेड बहुत उदास फेस लेकर बोलती है कि मैडम मिस्टर लू। इतने में ही रैंडन घबराकर नीचे बैठ जाती है और बोलने लगती है कि इतनी कम उम्र में मिस्टर लू कैसे मर सकते हैं, ये बहुत बुरी बात है, और वो थोड़ी सी शॉक में चली जाती है। इतने में ही वहाँ पर उसकी मदर इन लॉ आ जाती है और उसे संभालती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो फिर वो अपनी मदर इन लॉ को पूछती है कि क्या सच में मिस्टर लू मर चुके हैं। जिसके बाद में एंट्री होती है हमारे हीरो मिस्टर लू की और वो बोलने लगता है कि तुम्हारी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। जिसके बाद में रैंडन उसे देखकर शॉक हो जाती है। मिस्टर लू उसके पास आने की कोशिश करते हैं तो रैंडन का पैर फिसल कर गिरने ही वाला होता है, लेकिन मिस्टर लू उसे बचा लेते हैं। इतने में उसकी मदर इन लॉ बोलने लगती है
कि इस खुशी के मौके पर मैं सब के लिए एक बहुत सारे डिशेस बनाना चाहती हूँ, तो सब डाइनिंग टेबल पर आ जाओ। जहाँ पे वो लोग लंच करने बैठ जाते हैं, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ उससे बोलती है कि लू, तुम्हें रैन के लिए श्रिम्प का जो स्किन है उसे निकाल कर देना चाहिए, क्योंकि जब तुम बेड पर लेटे हुए थे तो रैन ने तुम्हारी बहुत सेवा की है। तो फिर मिस्टर लू श्रिम्प का स्किन निकाल कर रैन को खिलाते हैं और बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जहाँ पर रैन घबरा जाती है और होमवर्क का बहाना मारकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। जहाँ पर मिस्टर लू अपनी मॉम को बोलते हैं कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है और मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ कि ये मेरे मरने का इंतज़ार कर रही है ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी को हड़प सके और मेरे सारे पैसे निकल सके। जहाँ पे मिस्टर लू की मॉम बोलने लगती है कि तुम चुप रहो, तुम्हारी आईसाइट ख़राब हो गई है, तुम कुछ भी सोचते रहते हो, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती है। इसके बाद में सोने का टाइम आ जाता है, जहाँ पर मिस्टर लू रैन को पूछने लगते हैं कि आज तुम्हारा कहाँ प्लान सोने का है, क्या तुम उस दिन की तरह मेरे बाजू में सोने वाली हो। तो रैन बोलने लगती है कि अब सिचुएशन बदल चुकी है, तो मैं ज़मीन पर भी सो जाऊंगी लेकिन तुम्हारे बाजू में नहीं सोऊंगी। जहाँ पर मिस्टर लू उसके ऊपर लीन होकर बोलने लगते हैं कि हमने तो हक भी किया है, तो तुम तो मेरे बाजू में सो ही सकती हो, क्या तुम्हें शर्म आ रही है। तो फिर मिस्टर लू रैन को उठाकर उसके बेड तक ले जाते हैं और वहाँ जाकर उसे पटक देते हैं। जहाँ पर रैन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में क्यूट सी शक्ल बनाते हुए बोलने लगती है कि अगर तुमने ये सारी चीज़ें वापस की तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुमसे ज़्यादा ताकत मुझ में है, क्योंकि 3 साल से तो तुम बेड पर लेटे हुए हो, लेकिन 3 साल से मैंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और डाइटिंग की है, तो मेरे पास तुमसे भी ज़्यादा एनर्जी है। इसके बाद में मिस्टर लू उसका चिन पकड़कर बोलने लगते हैं कि तुम तो मेरी वाइफ हो और तुम ही मुझसे ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैं तुम्हें छू भी ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जिसके बाद में रैन डर कर या फिर शर्मा कर सोने चले जाती है। तो फिर मिस्टर लू भी उसके कान में सीक्रेटली कुछ तो बोलते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रैन स्कूल जाती है तो वो अपना स्केचबुक भूल गई होती है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ मिस्टर लू को वो बुक देकर कहती है कि तुम ये रैन को वापस दे दो। तो मिस्टर लू जब वो स्केचबुक ओपन करते हैं तो उसमें रैन का रियल सिग्नेचर होता है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रैन हम सबसे झूठ बोल रही है, असल में वो जाओ है ही नहीं। जहाँ पर मिस्टर लू अपने सेक्रेटरी को चेक करने को बोलते हैं और उन्हें सारी सच्चाई पता चल जाती है। इसके बाद में मिस्टर लू रैन के स्कूल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो उससे बात करने लगते हैं। रैन उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर लू समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो फिर रैन सच बता देती है कि असल में मेरी मॉम बहुत बीमार है और उनका खर्चा उठाने के लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। मेरा तुम्हारा प्रॉपर्टी को हड़पना या पैसे निगलने का कोई इरादा नहीं है। जहाँ पे मिस्टर लू उसकी एक बात सुनने के लिए भी रेडी नहीं होते। तो रैन बोलने लगती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं आज के आज ही तुम्हें डाइवोर्स देकर वो घर से चली जाऊंगी, ताकि तुम्हें यकीन हो कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच है। इसके बाद में रात के टाइम पे रैन पैकिंग कर कर घर से निकल रही होती है और जाने से पहले वो अपनी मदर इन लॉ को सारी सच्चाई बताने वाली होती है। तो फिर मिस्टर लू भी थोड़े से शॉक हो जाते हैं और गुस्सा भी कि इसने हम सबसे झूठ बोला। जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ बोलने लगती है कि तुमने झूठ बोला तो उसमें क्या हुआ, तुमने किसी रीज़न की वजह से ही झूठ बोला होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कितनी काइंड हार्टेड लेडी हो और मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लू भी ये सारी चीज़ें भूल जाए और हम एक बार फिर से नई शुरुआत करें। और ग्रैंडमा बोलने लगती है कि रैन यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाएगी। जहाँ पर मिस्टर लू रैन का बैग लेकर रूम में चले जाते हैं। इसके बाद में रैन जब बास्केटबॉल ग्राउंड में होती है तो फिर वहाँ पर जाओ का बॉयफ्रेंड उसके ऊपर बास्केटबॉल फेंक कर मारता है, जहाँ पे रैन उस पर भड़क पड़ती है। लेकिन जाओ का बॉयफ्रेंड बुद्धू बनने की एक्टिंग करता है और बोलने लगता है कि सॉरी गलती से हो गया। इतने में ही जाओ वहाँ पर आ जाती है और बोलने लगती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है
और इसका डैड जिंगाई होटल का प्रेसिडेंट है। इसके पास इतना पैसा है कि तुम्हारा बुढ़ा भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। जहाँ पे रैंडन को गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ नहीं बोलती है। यहाँ पे जाओ का बॉयफ्रेंड भी उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन फिर भी रैंडन शांत रहने की कोशिश करती है और कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ पर रैंडन बोलने लगती है कि लगता है तुमने मिस्टर लू को अभी तक देखा नहीं है। वो रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और उनके पास इतनी पावर है कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड की पूरी लाइफ, पूरी होटल और उसके डैड को भी खरीद सकते हैं। लेकिन जाओ को ये सारी चीज़ें एक मजाक लग रही होती है। फिर इन तीनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पर जाओ रैंडन के ऊपर हाथ उठाने वाली होती है। इतने में ही मिस्टर लू आकर उसे बचा लेते हैं और बोलने लगते हैं, मिस्टर लू ने हमारे पीछे बॉडीगार्ड्स रखे हैं ताकि तुम कोई ऐरे गहरे काम ना कर सको और वो तुम्हारा ख्याल रख सके। सबके बीच में जब जाओ का बॉयफ्रेंड उस पर हाथ उठाने जाता है, इतने में ही स्कूल के प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाते हैं और जाओ और उसके बॉयफ्रेंड को चिल्लाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि क्या तुमने ये सारी चीज़ें स्कूल से सीखी है और क्या तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि ये मिस्टर लू ही है, जो अपने कंट्री के सबसे रिचेस्ट मैन है और इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जाओ तो ये सुनकर शॉक ही हो जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल जाओ के बॉयफ्रेंड को इससे माफ़ी मांगने के लिए बोलते हैं। जाओ का बॉयफ्रेंड बोलने लगता है कि ये सारी गलती जाओ की है, इसी ने ही मुझे भड़का कर रखा था। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और इतने में ही जाओ के बॉयफ्रेंड को किसी का कॉल आता है और वो होता है उसके डैड का। और उसके डैड उस पर चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने मेरी लाइफ ख़राब करके रख दी है। तुमने मिस्टर लू के साथ ऐसा क्या किया जो उन्होंने मुझे मेरी जॉब से निकाल दिया और मेरी सारी ओनरशिप खरीद ली। इसके बाद में उसका बॉयफ्रेंड तंग आकर वहाँ से चिल्ला जाता है और जाओ को भी गुस्सा आने लगता है। फिर इसके बाद में हम एक बहुत ही क्यूट सीन देखते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू रैंडन के साथ फ्लर्ट कर रहे होते हैं और जब वो लोग वापस जा रहे होते हैं तो एक अजनबी इंसान उन पर हमला करता है और रैंडन मिस्टर लू को बचा लेती है, लेकिन चोट रैंडन के हाथ में लग जाती है और वहाँ से खून भी आ रहा होता है। जिसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर नर्स रैंडन के ऊपर मेडिसिन यानी कि क्रीम लगा रही होती है, लेकिन रैंडन को बहुत दर्द हो रहा होता है। तो मिस्टर लू उस नर्स को बोलते हैं कि मैं ये सब कर दूंगा, आप यहाँ से जा सकते हो। तो फिर मिस्टर लू रैंडन के चोट पर क्रीम लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रैंडन को बहुत दर्द हो रहा होता है। मिस्टर लू उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसा हो तो तुम्हें बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी लाइफ उतनी ही प्रीशियस है जितनी मेरी लाइफ है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। तो फिर रैंडन बोलने लगती है कि एक तो मैंने आपकी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो। तो फिर मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हें सुना नहीं रहा हूँ, असल में मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें फ्यूचर में कभी भी वापस ऐसा हर्ट हो, इसके लिए मैं तुम्हें चौकन्ना रहने के लिए कह रहा हूँ। तो रैंडन बोलने लगती है कि मैंने आपकी मदद की है तो आप मेरी विश तो पूरी ही कर सकते हो। तो फिर मिस्टर लू बोलते हैं कि तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें देने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे रैंडन सोचने लगती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, जब सही समय आएगा तब मैं वो चीज़ मांग लूँगी। इतने में ही वहाँ पर मिस्टर लू के सेक्रेटरी आ जाते हैं, जो उन्हें सब सच्चाई बताने लगते हैं कि ये हमला येन फैमिली की तरफ से हुआ था। और इसके बाद में जब मिस्टर लू वापस आते हैं तो उतने में ही वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है, जो मिस्टर लू पर भड़क उठती है कि तुम इतने क्लमसी और लापरवाह कैसे हो सकते हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को चोट पहुँच गई। जहाँ पर रैंडन बोलने लगती है कि मॉम ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, यहाँ पर मिस्टर लू की कोई गलती नहीं। मिस्टर लू कुछ बोले इसके पहले ही उसकी मॉम उस पर चिल्ला उठती है कि सारी गलती इसी की है, जब देखो तब कुछ ना कुछ खुराफाती करता रहता है, अगर ये चौकन्ना रहता तो तुम्हें चोट ही नहीं लगती। जहाँ पर रैंडन हंसने लगती है।
और इन सभी के बाद उसकी मॉम बोलती है कि रैन रैन ने तुम्हारी जान बचाई है, तो तुम्हें रैन रैन को शॉपिंग पर लेके जाना होगा। रैन रैन यहाँ पे बोलती है कि मॉम, मुझे शॉपिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, तो मुझे एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करने हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि बेटा, लड़कियों के पास जितनी भी चीज़ें हो वो हमेशा कम ही पड़ जाती है। जिसके बाद में मिस्टर लू उसे हाँ बोल देते हैं। लेकिन इसके बाद में मिस्टर लू को किसी का कॉल आता है, तो फिर मिस्टर लू वहाँ से जाने वाले होते हैं। या मिस्टर लू की मॉम गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है कि रैन रैन को चोट लगी है और तुम्हें वापस काम पे जाना है। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? एक तो उसने तुम्हारी जान बचाई और अब तुम यहाँ पर मौका देकर भागने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर रैन रैन बोलने लगती है कि मॉम, मैं मेरा ख्याल रख सकती हूँ और आप भी तो मेरे साथ हो, तो इन्हें जाने दीजिए। जहाँ पर मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं, तो वहाँ पे मिस्टर लू की मॉम वापस से बोलने लगती है कि रैन रैन, तुम इसे जितनी छूट दोगी इतना वो केयरलेस होता जाएगा, तो तुम्हें इसे अपनी मुट्ठी में बांध कर रखना है। इन सभी के बाद में मिस्टर लू के हाथों में वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिन्होंने मिस्टर लू पर हमला किया था, और मिस्टर लू उन दोनों को धमकियाँ देना शुरू कर देते हैं और सेक्रेटरी फैन को बोलने लगते हैं कि इन दोनों को ऐसी जगह भेजना जहाँ से ये दोनों के दोनों जिंदा ना बच पाए। तो वो एक बंदा डरकर बोलने लगता है कि प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए, मैं पता लगा कर रहूँगा कि किसने आपके साथ ऐसा किया है। जहाँ पर फैंग उन पर कोई मेहरबानी नहीं जताता और अपने सेक्रेटरी को उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। दूसरी ओर रैन रैन हॉस्पिटल में रहकर बोर हो रही होती है और सोचती है कि अब तक मिस्टर लू क्यों नहीं आए हैं। और इतने में ही मिस्टर लू आकर उसे बोलने लगते हैं कि तुम्हारा घर जाने का टाइम अब हो चुका है। जहाँ पर वो पैकिंग करने लगती है और जैसे ही मिस्टर लू बाहर जाते हैं तो एक अननोन औरत उसका नंबर मांगने लगती है। तो फिर मिस्टर लू को जवाब नहीं देते। जहाँ पर ये सारी चीज़ें रैन रैन देख रही होती है, तो रैन रैन जेलस होकर बाहर निकलती है, तो मिस्टर लू उसे पकड़ते हैं और उस औरत को बोलने लगती है कि ये मेरी वाइफ है और इसे नहीं पसंद कि मैं किसी को भी अपना नंबर दूँ, इसलिए मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगा। इसके बाद में वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद में रैन रैन जब घर पर होती है तो उसे एक कॉल आता है जो होता है उसके टीचर का। तो उसकी टीचर उसे बोलने लगती है कि कल थैंक्स गिविंग वाला कैंपस है, तो तुम पेरेंट्स को लेकर आना ना भूलना। तो फिर रैन रैन बोलती है कि एक्चुअली मेरी मॉम बहुत बीमार है, मैं उन्हें अपने साथ स्कूल नहीं ला पाऊँगी। तो उसकी टीचर बोलने लगती है कि तुम हर टाइम सेम बहाना देती हो, तो इस बार ये सारी झूठ वूठ वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। जहाँ पर रैन रैन टेंशन में आ जाती है कि अब वो क्या करे। इतने में ही मिस्टर लू वहाँ पर आते हैं और उससे पूछते हैं, लेकिन रैन रैन उन्हें फ़ाइन बोलकर चीज़ें पलट देती है। फिर मिस्टर लू उससे पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन रैन रैन उन्हें कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट डे जब रैन रैन स्कूल में जाती है तो उसके फ्रेंड्स उसे बुली करना शुरू हो जाते हैं। जहाँ पर जाओ की फ्रेंड उसे बोलने लगती है कि क्या तुम इस बार फिर से अकेली आई हो। तो एक और बंदा वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी पेरेंट्स है भी या नहीं। तो जाओ बोलने लगती है कि इसकी मम्मी तो है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बीमार है ना, और ये लोग बहुत गरीब है। इसके बाद में जाओ की फ्रेंड उसे और भी ज़्यादा नीचा दिखाना शुरू कर देती है। इतने में ही टीचर वहाँ पर आ जाती है और सभी को इंस्ट्रक्शंस देना शुरू कर देती है। तो सभी लोग अपनी सीट्स पर जाने लगते हैं। जहाँ पर जाओ की फ्रेंड बोलने लगती है कि रैन रैन ने तो अपने पेरेंट्स को लाया ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे। तो टीचर उसे बोलती है कि रैन रैन, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इतने में ही हम जोर से मिस्टर लू को आते हुए देखते हैं, जो बोलते हैं कि किसने कहा रैन रैन ने अपनी फैमिली मेम्बर को नहीं लाया है, मैं हूँ उसका फैमिली मेम्बर। तो फिर एक लड़का पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। तो फिर मिस्टर लू उससे आँख दिखा देते हैं। यहाँ पर मिस्टर लू रैन रैन को बोलते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। तो रैन रैन यहाँ पर स्माइल देने लगती है। वो लड़का जब मिस्टर लू के बारे में पूछता है तो मिस्टर लू बोलते हैं, अगर किसी को कोई तकलीफ़ है तो मेरे सामने आकर बोले।
तब मैं उसे बताता हूँ। इसके बाद में जाओ रैन को टेरेस पर चलने के लिए बोलती है और वो दोनों टेरेस की ओर चले जाते हैं, जहाँ पर रैन जाओ को पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। तो जाओ बोलती है कि लगता है मिस्टर लू ने तुम्हें अपने घर पर एक्सेप्ट कर लिया है और वो तुमसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गए हैं, और आज तो वो तुम्हारी थैंक्स गिविंग वाले कैंपेन में भी तुम्हारे फैमिली मेम्बर बन के आए हैं, और ये सारी चीज़ें बस मेरी वजह से हो रही है। अगर मैंने तुम्हें उस घर में शादी करने के लिए अलाउ ना किया होता तो तुम आज इस पोजीशन पे नहीं होती। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो फिर लू बोलने लगती है कि तुमने ये सब किया तो मैं उसमें क्या करूँ। तो फिर जाओ बोलती है कि मुझे मिस्टर लू की वाइफ बनने दो, जहाँ पे जाओ हंसने लगती है और बोलती है कि तुम ही वो हो ना जिसने मुझे लू फैमिली में शादी करने के लिए फोर्स किया था, और अब तुम मुझे बोल रही हो कि मैं डिवोर्स ले लूँ। जहाँ पर जाओ उसे एक कार्ड देती है और बोलती है कि इसमें 5 लाख रुपीस है, ये लो और मिस्टर लू को मुझे वापस दे दो। जहाँ पर जाओ वो कार्ड लेकर हंसने लगती है और बोलती है कि इस कार्ड में इतने सारे पैसे हैं कि तुम किसी की भी लाइफ को कंट्रोल कर सकती हो। तो फिर रैन वो कार्ड को नीचे फेंक देती है और बोलने लगती है कि तुम अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड से बाहर आओ, ये सारे पैसे मेरे पर काम नहीं करने वाले हैं और जब तुम सोच रही हो वैसा नहीं होगा। जहाँ पर जाओ बोलने लगती है कि तुम्हारे पास यही मौका है कि तुम ये सारे पैसे लेकर अब्रॉड जाकर अपनी पढ़ाई कर सकती हो। तो फिर रैन बोलने लगती है कि अब्रॉड तो मैं ऐसे भी जा सकती हूँ और इस समय मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मिस्टर लू, और मैं उन्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और मैं तुम्हें बता दूँ तो शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। जहाँ पर जाओ और उन दोनों में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। दूसरी तरफ मिस्टर लू उसके सेक्रेटरी को पूछते हैं कि रैन कहाँ पर है। तो उसका सेक्रेटरी बताता है कि मैंने रैन को मिस शाओ के साथ में ऊपर जाते हुए देखा। तो फिर वो लोग टेरेस की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर लू देखते हैं कि रैन को जाओ ने थप्पड़ मारा। इसके बाद में मिस्टर लू का सेक्रेटरी बोलने लगता है कि हमें मिस रैन की हेल्प करनी चाहिए। जहाँ पर लू बोलता है कि नहीं, यहीं पर रुक जाओ। मिस रैन को तो इतना आइडिया है कि उन्हें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, वो इतनी भी बुरी नहीं है। यहाँ पर जाओ और रैन का झगड़ा होने लगता है और जाओ रैन की मॉम को लेकर बहुत ज़्यादा बुरा भरा बोलने लगती है। जहाँ पर रैन उसे एक थप्पड़ जोर से मार देती है और बोलने लगती है कि तुम्हारे पास पैसा है तो क्या तुम कुछ भी बोलती रहोगी। पैसा तुम्हें एक अच्छा इंसान कभी नहीं बना सकता। तुम तो इतने नीचे लेवल की हो कि तुम मेरे पैर की जूती तक नहीं बन सकती। और इतने में ही जाओ को गुस्सा आने लगता है। वो उसे वापस से मार नहीं जाती है कि इतने में मिस्टर लू आकर उसे बचा लेते हैं और बोलने लगते हैं कि अब से तुम्हारी फैमिली और मेरी फैमिली के बीच में कोई भी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, और ये सारी चीज़ें तुम्हारी वजह से हो रही है और मैं ये सब तुम्हारे डैड को बता भी दूंगा। जहाँ पे जाओ डर जाती है और उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन मिस्टर लू से बोलने लगते हैं कि तुम जैसी यूजलेस पर्सन का कभी कुछ नहीं हो सकता और तुम लोगों के काम में अपनी टांग लड़ाना बंद कर दो, वरना मैं तुम्हें इस दुनिया से ही उठा दूंगा। जहाँ पर जाओ और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है तो मिस्टर लू उसके सेक्रेटरी को बोलते हैं कि इसे ठिकाने लगा दो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ पर जाओ को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो बोलने लगती है कि रैन, मैं तुमसे मिस्टर लू को लेके रहूंगी और इसके लिए मैं कोई भी हद को पार कर सकती हूँ। इसके बाद में रैन मिस्टर लू को थैंक्स बोलती है उसकी मदद करने के लिए। तो मिस्टर लू उससे पूछने लगते हैं कि कहीं तुम्हें गाल पर ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगा। तो रैन बोलती है कि नहीं, मुझे इतना नहीं लगा है क्योंकि मैंने भी इन रिटर्न से बहुत ज़ोर से मारा है। तो मिस्टर लू से बोलने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा पसंद है और बातों से ज़्यादा मुझे तुम पसंद हो। तो फिर रैन बोलने लगती है कि किसी की बातें चोरी छुपे सुनना बहुत बुरी बात है। तो फिर मिस्टर लू बोलते हैं कि मैं अपनी वाइफ की बातें तो सुन ही सकता हूँ। जहाँ पर रैन चलने जाती है तो उसका पैर ट्विस्ट हो जाता है। तो इसके बाद में मिस्टर लू रैन को अपने शोल्डर पर ले लेते हैं और वो दोनों बातें करते करते चलने लगते हैं। इन सभी के बाद में हम नेक्स्ट सीन देखते हैं जाओ की फैमिली का, जहाँ पर वो तीनों बैठकर रैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो जाओ बोलने लगती है कि रैन कितनी बड़ी बिच है। इतने में ही उसकी मॉम बोलती है कि
तुम्हें कुछ तो करना होगा रैंडन को हमारे रास्ते से निकालने के लिए। तो उसका हस्बैंड बोलने लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, एक तो उसने मेरा बिजनेस छीन लिया और मेरी पावर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो फिर जाओ बोलने लगती है कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। रैंडन के लिए सबसे ज़्यादा कीमती इंसान उसकी लाइफ में है उसकी मॉम, और उसकी मॉम का फ़ायदा उठाकर हम उससे कुछ भी करवा सकते हैं। जहाँ पर जाओ की मॉम बोलती है कि अभी तुम्हारे डैड के पास कोई आइडिया नहीं है और ना ही पावर है, तो मुझे लगता है हमें इस आइडिया पर काम करना चाहिए। जहाँ पर उसके डैड भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। इसके बाद में रात को हम देखते हैं कि चोरी छिपके कोई तो उसकी मॉम को वहाँ से ले जा रहा होता है। जब नेक्स्ट डे रैंडन अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है तो उसकी मॉम उसके बेड पर नहीं होती। जहाँ पर रैंडन घबराकर नर्स से पूछने लगती है कि उसकी मॉम कहाँ पर चली गई, तो नर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो रैंडन को लगता है कि शायद वो खुद से चल के गई है। तो रैंडन बाहर निकलकर उसकी मॉम को ढूंढने लगती है और सबको पूछने लगती है। और इतने में ही रैंडन मिस्टर लू को कॉल कर कर रोते हुए सब कुछ बता देती है, और मिस्टर लू भी अपने सेक्रेटरी को बोल देते हैं कि तुम जाओ और पूरी सिटी को छान मारो और रैंडन की मॉम को ढूंढो। बाद में रैंडन को एक कॉल आता है जो होता है जाओ का, और जाओ उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मिस्टर लू की वाइफ का पोजीशन मुझे नहीं दिया तो तुम्हारी मॉम यहाँ पर ही ख़त्म हो जाएगी। जहाँ पे रैंडन डर कर उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जाओ अपनी बात पर अड़ी रहती है। रैंडन बहुत ज़्यादा थक जाती है उसे समझा समझा के, लेकिन जाओ उसे उल्टी सीधी बातें बोलती रहती है और जाओ उसे एक एड्रेस देती है जहाँ पर वो उसे आने के लिए बोलती है, और इतना बोलकर वो फ़ोन कट कर देती है। इसके बाद में वो लोग उस गोडाउन में चले जाते हैं जहाँ पर रैंडन की मॉम को एक व्हीलचेयर से बांधा हुआ रहता है। रैंडन जाओ को बोलती है कि प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो, लेकिन जाओ उसकी बात सुनती नहीं और बोलने लगती है कि जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगी डाइवोर्स वाला चीज़, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूंगी और तुम्हारी मॉम भी जिंदा नहीं बचेगी। इन सब के बाद में मिस्टर लू वहाँ पर आ जाते हैं और जाओ को धमकियाँ देने लगते हैं। तो जाओ इन रिटर्न रैंडन का गला चाकू से दबोच लेती है और बोलने लगती है कि किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं रैंडन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मिस्टर लू के पास बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बॉडीगार्ड है जो पीछे से आकर जाओ को ही गिरा देते हैं और रैंडन को छुड़ा देते हैं। फिर एक बार फिर मिस्टर लू बोलने लगते हैं कि इस बार तुम नहीं बच पाओगी, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद में रैंडन मिस्टर लू को थैंक यू बोलने लगती है कि उसने उसकी मॉम की जान बचाई, और अगर वो ना होते तो उसकी मॉम पता नहीं अभी कहाँ पर होती।